Hello everyone, this is Ankita Sinha. Welcome to my channel Crime and Forensic. इस वीडियो में हम बात करेंगे about law, offense and inquest. So let's start the video. So हमारा पहला टॉपिक है law. Law क्या है? The principles and regulations established in a community by some authority and applicable to its people. Law कोई भी principle है या फिर कोई भी रेगुलेशन है जो किसी अथॉरिटी के द्वारा किसी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई की जाती है या इस्टेब्लिश की जाती है। कोई भी प्रिंसिपल है या कोई भी रेगुलेशन जो इस्टेब्लिश की जाती है किसी एक कम्युनिटी के ऊपर बाय सम अथॉरिटी। ठीक है, दूसरे अगर डेफिनेशन को देखें तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स इस्टेब्लिश्ड और इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। लॉ कोई भी रूल्स है जिनको पब्लिक के ऊपर इस्टेब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि लॉ के अंडर जितने भी केसेस आते हैं उनके आगे सेक्शंस लगाए जाते हैं आईपीसी के, सीआरपीसी के एंड आईईए के। तो एक एक करके देखते हैं कि उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले है आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया. It includes all the criminal offences including crimes related to human body, property, conspiracy, etc. तो जो क्राइम है वो सारे टाइप ऑफ क्राइम डिफाइंड है अंडर द सेक्शन ऑफ आईपीसी एंड एनीवन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इज पनिशेबल अंडर द आईपीसी. क्राइम के साथ साथ जो क्राइम की पनिशमेंट है वो भी आईपीसी के सेक्शंस के अंदर ही आते हैं. It was enacted in 1860. IPC was enacted in 1860 and came into force in 1862 in all British presidencies. It is subdivided into 23 chapters that comprises of 511 sections. यानी कि IPC के को जो है सब डिवाइड किया गया है in 23 chapters and total 511 sections हैं under IPC. नेक्स्ट है हमारा सीआरपीसी. सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. इट इज द प्रोसीड्यूरल लॉ दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट्स अंडर पीनल लॉज. तो कोड के अंदर क्रिमिनल के साथ क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और किस तरह से उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ये सारे सेक्शन सीआरपीसी के अंडर आते हैं. इट वाज इनेक्टेड इन 1973. 1973 में सीआरपीसी को इनेक्ट किया गया एंड It came into force on 1st April 1974. 1974 से it came into force. The code contains 484 sections. CRPC के अंदर 484 sections होते हैं which are spread along 37 chapters, जो कि 37 chapters में spread हैं. Next is Indian Evidence Act. It contains a set of rules and allied issues governing admissibility of evidence in the Indian courts of law. तो इंडियन कोर्ट्स ऑफ लॉ के अंदर किस तरीके के एविडेंस को एडमिसिबिलिटी मिली हुई है एंड उनके क्या क्या रूल्स हैं वो सारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ओरिजिनली पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1872. 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट को पास किया गया था बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st September 1872. It has 11 chapters and 167 sections. तो इंडियन एविडेंस के अंदर टोटल 167 sections हैं and 11 chapters हैं. अब है offense. What is offense? Offense is a legal term used to refer any act or omissions that violates the law and are punishable under criminal law. ऑफेंस जो है कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसा एक्ट है या कोई ऐसी गलती जो लॉ को वायोलेट करती है, लॉ का उल्लंघन करती है, उन सारे रूल्स का उल्लंघन करती है जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के लिए बनाए गए हैं एंड आर पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ, और वो क्रिमिनल लॉ के अंडर पनिशेबल है. तो इसको हम ऑफेंस कहते हैं. द टर्म ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस एंड क्राइम आर ऑफन यूज्ड एज इंटरचेंजेबल सिनोनिम्स. तो जो टर्म है ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस या क्राइम, ये सारे क्या हैं? इंटरचेंजेबल सिनोनिम्स हैं. देयर आर सम टाइप्स ऑफ ऑफेंस. अब ऑफेंस के कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. सेकेंड इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस
एंड थर्ड इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे कि सबके अंदर क्या क्या चीजें हैं। Cognizable and non-cognizable offense. Cognizable offense are referred to serious nature of offenses. Serious nature of offenses मतलब ऐसे offenses जो life threatening है and disturbing है, जैसे murder, rape, dowry death, etc. वहीं non-cognizable offense is just opposite to cognizable offense. This type of offenses are less serious in nature. यानी कि ना तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होंगे और ना ही डिस्टर्बिंग, जैसे सिंपल हर्ट है, असॉल्ट या क्रिमिनल डिफेमेशन। पुलिस कैन अरेस्ट द ऑफेंडर विदाउट अरेस्ट वारंट इशूड बाय द जज और मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस ऑफेंडर को बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस नीड अरेस्ट वारंट टू अरेस्ट द ऑफेंडर। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट। बिना कोर्ट के परमिशन के तुरंत ही कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकती है। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में क्या होता है, पुलिस नीड टू टेक परमिशन टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। पुलिस को कोर्ट के परमिशन की जरूरत होती है टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। बिलेबल ऑफेंस क्या है, यहाँ नाम से पता चल रहा है कि दिस टाइप ऑफ ऑफेंस इज ऑफेंसेस आर लेस सीरियस इन नेचर। ये लेस सीरियस होंगे जस्ट लाइक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जहाँ पे अक्यूज गेट्स बेल वेरी इजीली। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस कैसे होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे होंगे जो सीरियस इन नेचर है एंड द अक्यूज्ड ऑफन डज नॉट गेट बेल इजीली। Section 436 CRPC laid the conditions in respect to bailable offense. तो 436 CRPC सेक्शन जो है इसके अंडर वो सारे कंडीशंस हैं जिनके अंडर बेलेबल ऑफेंस आते हैं। एंड सेक्शन 473 ऑफ CRPC गाइड्स द कंडीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 473 ऑफ CRPC के अंडर वो सारे कंडीशंस हैं जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आते हैं। अब है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है, विक्टिम जनरली एंटर्स इनटू अ कॉम्प्रोमाइज विद द अक्यूज्ड पर्सन। यहाँ पे विक्टिम जो होते हैं वो अक्यूज पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बट इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी एंटर्ड विद द अक्यूज पर्सन, यानी कि यहाँ पे अक्यूज पर्सन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इसी से पता चल रहा है कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है इसके अंडर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आएंगे, यानी कि नॉन सीरियस टाइप के क्राइम्स आएंगे, तभी विक्टिम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बट इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस आएंगे जो कि सीरियस इन नेचर होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस इज स्टेटेड अंडर 320 ऑफ CRPC। वहीं एनी ऑफेंस विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 320, जो भी ऑफेंस है जो कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंडर नहीं आते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। अब हमारा टॉपिक है इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट का मतलब है इंक्वायरी। इंक्वेस्ट इज अ जुडिशियल इंक्वायरी बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट। मतलब इंक्वेस्ट क्या है, जुडिशियल इंक्वायरी है जो कौन कंडक्ट करता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको कोर्ट अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। दूसरा अगर हम डेफिनेशन देखें तो एन इंक्वेस्ट इज अ लीगल इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी into the circumstances and the cause of death of a deceased person in cases of sudden, suspicious and unnatural death. Sudden, suspicious and unnatural deaths के केस में जब भी इंक्वायरी होती है तो उसको हम इंक्वेस्ट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट: पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर्स इंक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट। और इंडिया में 2 तरीके के इंक्वेस्ट को कंडक्ट कराई जाती है, पुलिस इंक्वेस्ट एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अब सबसे पहला है पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट क्या है, पुलिस इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर्स ऑफ यूजुअली सब इंस्पेक्टर रैंक। जो पुलिस इंक्वेस्ट है वो पुलिस के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, और ये पुलिस ऑफिसर का मिनिमम जो रैंक है वो सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए।
द ऑफिसर हु कंडक्ट्स द इंक्वेस्ट इज नोन एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर आईओ। तो जो भी पुलिस ऑफिसर्स इंक्वेस्ट को कंडक्ट करते हैं उनको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या आईओ कहते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट हेल्ड अंडर द सेक्शन 174 सीआरपीसी। पुलिस इंक्वेस्ट जो है वो 174 सीआरपीसी के अंडर आता है। तो अब क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं ये लोग? आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, जब भी इनको इंफॉर्मेशन आती है कि कहीं पे कोई घटना हो गई है अबाउट एनी सडन सस्पिशियस एंड और अननेचुरल डेथ of any person, the IO forwards the information to the nearest magistrate and proceeds to the place of occurrence। तो जब भी सूचना मिलती है कि कहीं पे कोई ऐसे सडन सस्पिशियस या अननेचुरल डेथ की केस हो गई है किसी भी पर्सन की, तो आईओ सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाते हैं, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन देते हैं एंड प्लेस ऑफ अकरेंस की तरफ निकलते हैं। फिर एट द प्लेस द आईओ इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के प्रेजेंस में, 2 या 2 से ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल एंड लोकल वहां के जो पर्सन होते हैं उस एरिया के, उनके प्रेजेंस में इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करते हैं एंड एक रिपोर्ट बनाते हैं। और ये जो 2 या 2 से ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पंच कहा जाता है। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने के बाद इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पंचनामा कहते हैं और पंचनामा कम्स अंडर द सेक्शन 175 सीआरपीसी। The inquest report includes description of crime scene, apparent cause of death, जो भी उनको लगता है वहां पे जो पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करते हैं उनको जो अपरेंट कॉज लगता है कि डेथ किस वजह से हुई होगी, एंड द प्रेजेंस ऑफ इंजुरीज ओवर द बॉडी, जो भी इंजरी प्रेजेंट है, अपरेंट कॉज जो भी प्रेजेंट है, क्राइम सीन किस तरीके का दिख रहा है, किस हालत में बॉडी पड़ी है, ये सारा कुछ इंक्लूड किया जाता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। आईओ एंड पंच देन साइन द रिपोर्ट, जो पंच है उनकी भी सिग्नेचर ली जाती है उस जो भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके ऊपर। द आईओ देन फॉरवर्ड्स द डेड बॉडी टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर के पास उस बॉडी को भेज दिया जाता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या ऑटोप्सी के लिए, with the requisition and a copy of inquest report की कॉपी के साथ। अब है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है इंक्वेस्ट कौन हेल्ड करेगा? मजिस्ट्रेट। ऐसे इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट के द्वारा हेल्ड की जाती हो वो है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। द मजिस्ट्रेट हु आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट or any other executive magistrate specially empowered in this on behalf of state government or district magistrate। अब state government या district magistrate के behalf में जो magistrate inquest को करेंगे वो हैं इधर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है वो आता है 176 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किस सर्कमस्टेंसेस में होते हैं? कस्टोडियल डेथ, जब भी किसी कस्टडी में हो, पुलिस की कस्टडी में हो इंसान, तब उसकी डेथ हो जाए तब वहां पे इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। जैसे डेथ इन पुलिस कस्टडी, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, डेथ इन पुलिस इंटरोगेशन, डाउरी डेथ, मेंटल डेथ इन मेंटल असाइलम या एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन मतलब द एक्शन ऑफ डिगिंग अप समथिंग बरीड, स्पेशली अ कॉर्प्स। जब भी किसी भी बॉडी, जब भी कोई बॉडी जो है वो बरीड है, जो दफना दी गई है और उसको निकाल के वापस से इन्वेस्टिगेशन करने को एक्सह्यूमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज कोरोनर्स इंक्वेस्ट। अंडर कोरोनर्स एक्ट 1871 previously it was held at Kolkata and Mumbai. However, it was abolished in Kolkata way back and was discontinued on 29 July 1999 in Mumbai। मतलब कोरोनर एक्ट जो है 1871 के अंडर, एक्ट 1871 के अंडर कोरोनर एक्ट इंक्वेस्ट को हेड किया जाता था और ये होता था कहाँ पे? कोलकाता में एंड मुंबई में। कोलकाता एंड मुंबई में कोरोनर्स इंक्वेस्ट हुआ करता था जिसको कि अबॉलिश कर दिया गया कोलकाता को काफी पहले ही, एंड 29 जुलाई 1999 में मुंबई में भी कोरोनर्स इंक्वेस्ट को खत्म कर दिया गया। अ कोरोनर वाज एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हुआ करते थे कोरोनर, जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। द कोरोनर में बी अ डॉक्टर और अ लॉयर और बोथ। कोरोनर चाहे तो डॉक्टर हो सकते थे या लॉयर हो सकते थे या फिर दोनों ही हो सकते थे। द कोरोनर वॉज एम्पावर्ड टू इंक्वायर ऑल अननेचुरल डेथ और सस्पिशियस डेथ्स एंड डेथ अकरिंग इन जेल। कोरोनर यहाँ पे पुलिस इंक्वेस्ट वाला काम भी कर सकते थे या फिर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वाला काम भी कर सकते थे। कोई भी अननेचुरल सस्पिशियस डेथ हो या फिर कस्टोडियल डेथ हो, सारे की इंक्वायरी कोरोनर्स इंक्वेस्ट के अंडर ही कंडक्ट कराई जाती थी। कोरोनर के पास एक्सह्यूमेशन को ऑर्डर करने के पावर भी हुआ करते थे। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट। मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इंक्वेस्ट प्रीवेलेंट इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ यूएसए। तो ये इंक्वेस्ट कहाँ कंडक्ट कराया जाता है? मोस्ट स्टेट्स ऑफ यूएसए में। This type of inquest is done by a medical examiner who is a forensic pathologist. तो यहाँ पे medical examiner जो होते हैं वो forensic pathologist होते हैं। This system of investigation is considered to be superior to all type of investigations. हर तरीके के investigation में ये जो medical examiner's inquest है इसको superior माना जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।